मेरी शादी के बाद मैं अपने पति के साथ शहर में रहने लगी। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तो मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी, इसलिए मैंने एक 22-23 साल की गूंगी लड़की को काम पर रख लिया। मेरे पति कई बार काम के सिलसिले में बाहर चले जाते थे। मैंने नौकरानी को रात में भी अपने पास ही रख लिया। मैं अचानक रात में पानी पीने के लिए उठी तो उस लड़की को मैंने विचित्र हालत में देख लिया। मेरा तो शरीर कांपने लगा, क्योंकि वो तो मेरा नाम अंजना है। मेरे पति संजय एक कंपनी में जॉब करते थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए बहुत लाडली थी। संजय हमारे घर के बगल में ही रहता था और उसी ने खुद मेरा हाथ मांगा था। दरअसल संजय के माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उसकी बुआ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। जब वो मेरा हाथ मांगने आया तो मेरे मम्मी पापा ने तुरंत ही हाँ कह दी और धूमधाम से हमारी शादी हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ही मैं संजय के साथ दिल्ली रहने आ गई। वो एक अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल पर रहता था। यहाँ आने के बाद हमने हमारा फ्लैट बहुत अच्छे से सजाया था। संजय मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरा ख्याल भी रखता था। वो मन से बहुत साफ इंसान था। 2-3 महीने ऐसे ही हंसते खेलते निकल गए। कुछ समय बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और ये सुनकर संजय बहुत खुश हुआ। उसी दौरान उसका प्रमोशन भी हो गया और अब वो और ज़्यादा व्यस्त रहने लगा। मैं दिन भर काम करके और ज़्यादा थकने लगी थी, इसलिए हमने एक मेड रखने की सोची। यहाँ ज़्यादा किसी से पहचान ना होने के कारण हमने बिल्डिंग के एक सिक्योरिटी गार्ड से एक मेड ढूंढने में मदद मांगी। कुछ दिनों बाद उसने एक औरत को हमारे फ्लैट पर भेज दिया, जिसका नाम प्रीति था। उसने बताया कि वो बगल वाली बिल्डिंग में 2 और जगह काम करती है। उसके 2 बच्चे हैं और पति रिक्शा चलाता है। इससे ज़्यादा और उसके बारे में जानने की आवश्यकता मुझे नहीं लगी। प्रीति सुबह 8 बजे आती और घर के सारे काम निपटा कर 10 बजे तक चली जाती थी। जब वो काम पर आती तो संजय का भी ऑफिस जाने का समय रहता था, इसीलिए मैं अधिकतर संजय के नाश्ता और टिफिन बनाने में किचन में लगी रहती। धीरे धीरे प्रीति घर के सदस्य की तरह बन गई। अब वो मुझे छोटे मोटे कामों में भी मदद करने लगी। लेकिन अब मॉर्निंग सिकनेस के कारण मेरा जी मचलाता और खाना बनाना मुश्किल हो जाता था। मेरी ऐसी हालत देखकर प्रीति एक दिन मुझसे कहने लगी कि मैडम, मेरी एक छोटी बहन है, बेचारी गूंगी है, इसीलिए उसकी शादी भी तय नहीं हो रही। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आपकी डिलीवरी होने तक उसे खाना बनाने और बाकी कामों के लिए रख लीजिए। आप अपने हिसाब से उसे तनख्वाह दे देना। सुबह वो मेरे साथ आ जाया करेगी और शाम को मैं उसे लेने आ जाया करूँगी। मुझे और संजय को उसकी बात ठीक लगी और हमने हाँ कह दी। दूसरे दिन प्रीति अपने साथ एक 22-23 साल की लड़की लेकर आई। उसका नाम अंजू बताया। वो दिखने में सुंदर थी, पर वो गूंगी है। ऐसे बताने पर मुझे उस पर दया आने लगी। उसे देख मैं सोचती कि भगवान ने उसके साथ कितना अन्याय किया है। अंजू हमारे घर खाना बनाने का काम करने लगी। वो सभी काम बड़े ही अच्छे से और समय से पहले कर देती। उसने मुझे कभी शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। मेरा भी बहुत ख्याल रखती थी। मैं और संजय उसके काम से काफ़ी खुश भी थे। कभी कभी संजय को काम के सिलसिले में बाहर रुकना पड़ता था, तो मैं अंजू को अपने पास ही रोक लिया करती थी। अंजू संजय का भी विशेष ख्याल रखती थी, लेकिन इस बात का मुझे कभी बुरा नहीं लगा और ना ही कभी इस बात पर ज़्यादा गौर किया। और तो और इन दिनों मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने के कारण मैं वैसे भी परेशान रहती थी। अंजू संजय के शूज पॉलिश करके रखती, उसके कपड़े वॉशरूम में जाकर रख देती थी। कई बार मुझे ये बात खटकती भी थी, लेकिन फिर मुझे ही शर्म महसूस होती कि मैं एक गूंगी लड़की पर शक कर रही हूँ। मुझे अब 4था महीना शुरू हो गया था। एक दिन संजय ऑफिस की फाइल लेकर घर आया और आते ही ड्राइंग रूम में अपना काम करने लगा। मेरी तबीयत ठीक न होने के कारण मैंने अंजू को अपने पास ही रोक लिया था। मैं खाना खाकर अपने कमरे में आराम कर रही थी और संजय अपने काम में व्यस्त था। अचानक रात के 1 बजे के करीब किसी तरह की आवाज़ आने के कारण मेरी नींद खुल गई। संजय बेड पर नहीं था। उसके ज़ोर से बोलने की आवाज़ आई। मैं ड्राइंग रूम में दौड़ कर गई और सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अंजू किसी तरह से उठने की कोशिश कर रही थी और उसके कपड़े कई जगह फटे हुए थे।
मुझे देखकर संजय बेचैन सा हो गया और अपना पक्ष रखकर कहने लगा कि अंजना, मैंने कुछ नहीं किया। ये पीछे से आकर मुझसे खुद चिपकने लगी। जब मैंने इसे धक्का दिया तो वो खुद ही कपड़े फाड़ने लगी। अंजू मुझे देखकर मेरे गले पड़कर रोने लगी और उसकी ऐसी हालत देखकर मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैं गुस्से में संजय से बोली, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो। उस पर संजय कहने लगा कि नहीं अंजना, ये सब झूठ है। संजय अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसकी एक न सुनकर अंजू को सीधा लेकर अपने कमरे में गई और उसे पानी पिलाकर शांत किया। मैंने अपने हाथ जोड़े और कहा, अंजू मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने आप को इन सब के लिए जिम्मेदार मान रही थी, क्योंकि मेरे कहने पर ही वो रात में रुकी थी। मैंने अंजू को अपने पास ही सोने के लिए कहा। दूसरे दिन प्रीति के आते ही अंजू ने इशारों में सब बता दिया और प्रीति ने बहुत तमाशा किया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। मैं और संजय प्रीति को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे। इस पर वो कहने लगी कि क्या मैडम, आप भी अपने पति को बचाने में लग गई। अंजू की जगह अगर आपकी बहन होती तो। 10 मिनट में पुलिस आ गई। संजय पुलिस और प्रीति के सामने खुद को निर्दोष कह रहा था, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। मैं सिर पर हाथ रखकर सोफे पर चुपचाप बैठी थी। पुलिस ने संजय को थाने आने के लिए कहा। संजय बहुत डर गया था और पुलिस से विनती कर रहा था। फिर पुलिस ने संजय को 50,000 प्रीति को देने के लिए कहा और ये मामला ख़त्म कर दिया। उस दिन से वो दोनों हमारे घर कभी नहीं आई। मैंने संजय से बात करना बंद कर दिया था। संजय इतनी नीच हरकत कर सकता है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी उसके साथ रहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन मेरे बच्चे के कारण मुझे अपना निर्णय बदलना पड़ा। ये बात जब मेरे माता पिता को पता चली तो वे भी बहुत दुखी हुए। उसके 4-5 महीने बाद मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इन 5 महीनों में मैंने बहुत शारीरिक और मानसिक कष्ट झेला। मेरे माता पिता मेरे पास रहने लगे थे और मेरे बच्चे का ख्याल रखने लगे। संजय भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसने अंजू के साथ जो कुछ किया वो मैं शायद कभी भूल ही ना पाऊँ। लगभग 2 महीने बाद जब मेरी तबीयत ठीक होने लगी तो मैं डॉक्टर की सलाह से बाहर पार्क में घूमने जाने लगी। वहीं मेरी स्कूल की सहेली दिव्या मुझे एक दिन मिली। एक दिन ऐसे ही बोलते बोलते उसने मुझसे कहा कि मैंने घर काम के लिए एक लड़की रखी है, बेचारी गूंगी है। मैं डर गई। फिर बड़ी हिम्मत करके कहा, क्या नाम है उसका? अंजू, मेरी मेड की बहन है। दिव्या की बात सुनकर मुझे थोड़ा डर लगने लगा। मैं सोचने लगी कि अगर प्रीति से दिव्या को मेरे पति के चरित्र के बारे में पता चला तो वो क्या सोचेगी। इसलिए उस दिन से मैंने दिव्या से बात करना बंद कर दिया था। मैं उसका फ़ोन तक नहीं उठाती थी। समय ऐसे ही बीतता जा रहा था। एक दिन मुझे मेडिकल में दिव्या मिली। उसके चेहरे पर किसी तरह का टेंशन था। वो बस औपचारिकता के नाम पर 2-3 शब्द बोलकर चली गई। फिर कुछ दिनों बाद वो मुझे पार्क में मिली। उसके चेहरे से वो बहुत बीमार और नाराज़ दिख रही थी। पहले तो उसने मुझे टालने की कोशिश की, लेकिन मेरे बहुत पूछने पर वो मेरे गले लगकर रोने लगी और फिर उसने सारी सच्चाई बताई। उसकी बातें सुनकर मैं तो हैरान थी। उसने जो कुछ बताया वो सब मेरी कहानी से हूबहू मिल रहा था। उसने मुझे अंजू का फ़ोटो दिखाया। धीरे धीरे मेरी समझ में अब सब कुछ आ रहा था। मैंने भी उसे मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ बताया। मेरी बातें सुनकर वो भी सोचने लगी कि दोनों के साथ एक जैसा ही कैसे हो सकता है। मैंने दिव्या से कहा कि मुझे ये सब बताने में बहुत शर्म महसूस हो रही थी, लेकिन अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ बताती तो शायद तुम्हारे साथ ये सब नहीं हुआ होता। लेकिन जो कुछ हुआ उसे कोई बदल तो नहीं सकता, और इसी वजह से प्रीति और अंजू का सच सामने आ गया था। हमने अब फैसला किया कि अंजू का सच क्या है ये हम दोनों जानकर ही रहेंगे। हम दोनों अब प्रीति और अंजू के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लग गए, और जिसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। एक दिन हम प्रीति के घर पहुँचे। वहाँ देखा तो कुछ औरतें पानी भर रही थी और लड़ रही थी। एक औरत कह रही थी कि तुम दोनों बहनें अपने आप को क्या समझती हो, जब देखो तो लड़कर पहले पानी भरकर चली जाती हो। उस पर दूसरी औरत की आवाज़ आई कि खबरदार, कोई आगे आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं और दिव्या ये सब देखे जा रहे थे, और जब हमने उस औरत को ध्यान से देखा तो हम सुन्न थे, क्योंकि वो औरत
कोई और नहीं बल्कि अंजू थी। दिव्या ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गली से बाहर लेकर आई और कहने लगी कि देखा, ये अंजू गूंगी नहीं है, कैसे लड़ रही थी वो। इसका मतलब ये सब इन दोनों का ही प्लान था। दिव्या का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उस पर मैंने कहा कि उन दोनों ने हमें लूटा है और तो और हमारी गृहस्थी में भी आग लगाई है। इसके लिए इन्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने हमारी नज़र में हमारे पति को नीचा दिखाया। आज तक मैंने संजय को माफ़ नहीं किया था। शादी के बाद एक लड़की को जैसा पति चाहिए होता है, मुझे बिल्कुल वैसा ही पति मिला। लेकिन इसके कारण जिस समय मुझे संजय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसी समय इन दोनों ने उसे मुझसे दूर कर दिया। मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। दिव्या भी कहने लगी कि तुम सही कह रही हो। मैंने भी अपने पति का बहुत तिरस्कार किया। अच्छा हुआ कि मैं मायके नहीं गई, वरना सब कुछ बर्बाद हो गया होता। इन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा, लेकिन कैसे, मैंने पूछा। इन्हें पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब मैंने दिव्या का हाथ पकड़ा और कहा कि पहले हमें इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। अगर हम सीधे ही थाने पहुंच गए तो ये हमें ही कह देंगी कि हम झूठ बोल रही हैं और हमारे पतियों को इस मामले में फंसा देंगी। और ये बात जब सबको पता चलेगी तो उनकी कितनी बदनामी होगी। हम घर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या करना है। हम घर पहुँचे और पहले अपने पति से माफ़ी मांगी। इस बात से उनके मन में सुकून आया कि हमारे मन में उनके प्रति जो गलतफहमी थी वो दूर हो गई। हम चारों ने एक मीटिंग की और निर्णय लिया कि हम पुलिस की मदद से उनकी सच्चाई बाहर लाएंगे। फिर हम सभी पुलिस स्टेशन पहुँचे और उन्हें सब कुछ बताया। पुलिस कहने लगी कि पहले ये पता करना होगा कि वो दोनों अब कहाँ काम करती हैं। तहकीकात करने पर पता चला कि वे दूसरे शहर से हाल में ही आए हुए बंसल जी के यहाँ काम करती हैं। पुलिस ने बंसल फैमिली को सब कुछ बताया और इसमें मदद करने के लिए कहा। वो दोनों पहले तो बहुत डर गए और कहने लगे कि हम उन्हें काम पर से निकाल देंगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। जैसे तैसे वो दोनों राजी हुए हमारी मदद करने के लिए। फिर पुलिस ने उनके घर पर छुपकर कैमरा लगाया। फिर उन दोनों बहनों ने वही नाटक किया जो मेरे और दिव्या के साथ किया था, लेकिन इस बार बस इतना फ़र्क था कि उनकी ये करतूत कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। और जो आदमी पुलिस बनकर मामला पैसे लेकर रफा दफा करने के लिए कहता था, वो कोई और नहीं बल्कि प्रीति का पति ही था। पुलिस ने सबूत मिलते ही उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया और जो रकम उन्होंने वसूल की थी वो भी उनसे ले ली और वो सब धोखाधड़ी के केस में जेल की हवा खाने लगे। मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि मेरी गृहस्थी टूटने से बच गई और अब मैं जीवन में कभी भी अपने पति पर अविश्वास नहीं दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।